हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका पेपर फर्स्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट आपका जो 1 जुलाई को होना है उसका ये पार्ट नंबर 3 है। जी हाँ फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 3 है और हम इन जो पार्ट्स हैं आपके, इन पार्ट्स में हम उन क्वेश्चंस और उन चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनसे कंपलसरी एक दो क्वेश्चन वो आपके बनने ही बनने हैं और वो क्वेश्चन सिर्फ आपकी समझ पर डिपेंड करते हैं। यदि आपकी समझ और आपने इन टॉपिक्स के जो कंसेप्ट हैं उनको अगर क्लियर कर लिया तब आप इनकी आसानी से लगा सकती है, क्योंकि इनमें आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए लेकर आए हुए हैं कि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो सके हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसके लगभग में 30 से 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये पार्ट 3, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, अदरवाइज प्लेलिस्ट बनी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं तो इसीलिए ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने टॉपिक पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, सार्वभौमिकरण हम आज जानेंगे कि सार्वभौमिकरण क्या होता है और किस तरीके से इसका क्या काम है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है, आखिर में सार्वभौमिकरण होता क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, सर्वव्यापीकरण। तो आपका जो सार्वभौमिकरण होता है वो समस्त बिंदुओं से रिलेट करता है, तो इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सभी इसके आंसर हो जाते हैं, इनमें से सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है। आखिर में शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में जो अर्थ है वो है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, और इसका प्रावधान आपका संविधान के आर्टिकल 21 के ए पार्ट में दे रखा है, या फिर आपकी धारा 45 जो कहती है उसमें भी इसको दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यही कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा अवश्य ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला है कि शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया है। देश की स्वतंत्रता से पूर्व, देश की स्वतंत्रता उपरांत, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, या सर्व शिक्षा अभियान से। अगर बात की जाए कि सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ आपका किया गया जैसे ही देश आज़ाद हुआ और सर्व शिक्षा अभियान जो आपकी सार्वभौमिक शिक्षा, इसका कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला है कि शिक्षा को सार्वभौमिक करने का प्रथम प्रयास किस अभियान को माना जाता है। अगर बात की जाए कि शिक्षा के सार्वभौमिक करने का, तो शिक्षा के जो सार्वभौमिक करने का जो प्रयास है वो माना जाता है सर्व शिक्षा अभियान को। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान आपको पता होगा 1 अप्रैल सन 2001 को लागू हो गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है किस आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। तो रखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला हमारा शिक्षा को सार्वभौमिक करने का संवैधानिक प्रयास कब किया गया। दिसंबर 2002 86वां संविधान संशोधन करके, या फिर 1984 में जिला प्राथमिक शिक्षा की कार्यक्रम शुरुआत करके, या संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर, या फिर ये सभी। अगर बात की जाए कि शिक्षा के सार्वभौमिक करने का जो संवैधानिक प्रयास है वो आपका कब किया गया, तो वो सबसे पहले शुरुआत हुई इसकी दिसंबर 2002 से, और ये 86वां संविधान संशोधन करके ये सब प्रावधान करे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यही ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है, अगला आप देख सकते हैं कि अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कहता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व न्यूनतम शिक्षा स्तर, ठीक है, या फिर मध्याह्न भोजन व पोषाहार सहायता कार्यक्रम, या सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम व प्राथमिक शिक्षा कोष, या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, या फिर उपरोक्त सभी। जब बात ऐसी की जाए तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई,
उपरोक्त सभी, ये सभी बातें यहाँ शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित थी। ठीक है, अगला हमारा सब पढ़ें सब बढ़े योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। तो कहाँ कहा गया था? सर्व शिक्षा अभियान में, SSA में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां हैं। तो क्या क्या उपलब्धियां हैं? स्कूलों का निर्माण कराया जाए जहां स्कूल नहीं थे, कक्षा में पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया जाए और विद्यालय के अंदर शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सारे के सारे कार्य यहाँ किए गए थे। अगला हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं किसका कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई? अगर मध्याह्न भोजन की बात करें तो आपका मिड डे मील सन 1995 में लागू हो गया था, 1995 में। ठीक है, उस समय पका हुआ भोजन नहीं मिलता था। ठीक है, इसीलिए इसमें पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं किस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी? तो हमारे इसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, या फिर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ये सभी कुछ शुरुआत की गई। अगला हमारा सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयावधि के भीतर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो ये किसका कार्यक्रम है? तो ये है भारत सरकार का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भारत सरकार का हमारा कार्यक्रम है। अगला हमारा सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए? क्योंकि आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मध्याह्न भोजन गलत है, तो उसका यहाँ देखिए डिफाइन करेंगे कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए। जी ये ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है। आधिकारिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकर्षित करने के लिए, सरकार द्वारा किए गए कार्य के प्रति जागरूक करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आधिकारिक जो बच्चों होंगे उनकी जो साक्षरता होगी तो उसमें हम क्या इंक्रीमेंट लाएंगे। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जो हैं वो शिक्षित हो सके। अगला हमारा राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करती हैं? कैसी? राष्ट्रीय बाल भवन जैसी। तो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए, या फिर आपका है सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए, या उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार सृजनात्मकता क्षमता तथा अपनी पसंद के अनुसार गतिविधियों का परिशीलन करने के लिए। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि करके सीखने पर ही बल दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला है 14 नंबर कि कस्तूरबा गांधी शिक्षा का ये उद्देश्य क्या है? तो कस्तूरबा गांधी जो शिक्षा का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य था कि सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कस्तूरबा गांधी योजना क्या थी? कि सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाए, क्योंकि जब सभी जिलों में विद्यालय होंगे तभी तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, और लड़कियों खासकर लड़कियों के लिए ये अभियान लाया गया था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन है, बल्कि यह विचारों की जन्मस्थली है। यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। ये बात किसने कही है? तो इस बात को जो बढ़ावा देती है वो हमारे देते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी। राधाकृष्णन जी इस बात को कहते हैं। अगला हमारा शिक्षा सार्वभौमिकरण किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो शिक्षा सार्वभौमिकरण जो है वो आपका किस प्रकार का है? तो वो है आपका आधुनिकतम, क्योंकि आधुनिक भारत की शुरुआत हो चुकी है, तो इसीलिए ये आधुनिकतम है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, अगला हमारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या मुख्य उद्देश्य है? बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना, या फिर सर्वांगीण विकास करना, या फिर सामाजिक संयोजन विकसित करने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनमें से सभी। अगला हमारा सार्वभौमिक शिक्षा के कितने पक्ष हैं? तो सार्वभौमिक शिक्षा कैसी होती है? तो सार्वभौमिक शिक्षा आपकी प्रवेश से रिलेटेड होती है, धारणा से रिलेटेड होती है, प्रगति से भी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला है 19वां प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना यह स्वीकार करती है कि जाति धर्म और मत की ओर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए, या फिर सभी वर्गों को अलग अलग शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये बिल्कुल से गलत है। प्राथमिक शिक्षा में धर्म व जाति पर ध्यान देना चाहिए, ये भी बिल्कुल से गलत है, और ये तो है ही गलत जब सब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बिल्कुल से सही है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि राज्य इस संविधान के लागू किए
किए जाने से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करने की चेष्टा की गई। ये शब्द जो है वो किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये शब्द जो थे वो कहे गए थे संविधान सभा के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21। क्या कहता है कि यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो हमारे समाज की कल क्या दशा होगी। देश में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है और मैं यह भी चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात आपकी कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हमारा अगला है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण में निम्नलिखित बाधाएं हैं। आखिर में अब शिक्षा के सार्वभौमिकरण में क्या बाधाएं हैं? तो बाधाएं देख लीजिए कि इनमें अनिवार्य शिक्षा कानून का सही प्रकार से पालन न होना, तो बिल्कुल हाँ, ये भी एक बाधा है। अपव्यय व अवरोधन, ये भी बिल्कुल से बाधा है। और जनसंख्या में वृद्धि, संसाधनों में कमी, ये सभी के सभी आपकी रुकावटें हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ई। ठीक है, अपव्यय और अवरोधन को आपको पता होगा। अपव्यय का मतलब है कि जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने आए हैं वो बीच में अपनी पढ़ाई न छोड़ सकें, तो जो छोड़कर चले जाते हैं उसी को कहते हैं हम अपव्यय। अवरोधन उसे कहते हैं कि एक ही कक्षा में बच्चे को कई बार फेल किया जाए, तो वो कहलाता है हमारा अवरोधन। ठीक है, अपव्यय व अवरोधन के कारण है तो निर्धनता या रूढ़िवादिता, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक न होना, या फिर हमारा है ये सभी। तो देखो अपव्यय, अवरोधन ये सभी निर्धनता से भी होती है। रूढ़िवादी भी लोग कुछ होते हैं कि ये कहते हैं कि आप इतने तक पढ़ो, इसके बाद मत पढ़ो। और अभिभावकों से शिक्षा जागरूक ना होना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला है 24 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का एक नीति निर्देशन तत्व है बालक की शारीरिक मानसिक विकास से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए, या फिर आपका निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करना चाहिए, या उपरोक्त ए और बी दोनों। तो संविधान का एक नीति निर्देशक जो तत्व है वो यही है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का एक प्रावधान होगा। ठीक है, अगला हमारा अपव्यय व अवरोधन के कारणों में नहीं है। कक्षाओं में बहुत भीड़ भाड़, उपस्थिति में अनियमितता, विद्यालयों तथा बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों का अभाव, पुस्तकीय शिक्षा पर बल। और हमारा अगला है इसी में हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या वृद्धि। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जनसंख्या वृद्धि की ये बात कही जा रही है। अगला हमारा 26 नंबर का पॉइंट है कि शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय हैं। तो आखिर में शिक्षा को सार्वभौमिक करने के कौन कौन से हमारे उपाय हैं? तो देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक सहायता, या फिर शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था। तो हमारा इसमें भी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी ही आपके शिक्षा की सार्वभौमिक करने के उपाय हैं। अगला हमारा अपव्यय का अर्थ है। तो अपव्यय क्या है कि शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ जाना, एक से अधिक बार एक ही कक्षा में फेल होना। तो शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही छोड़ जाना, यही आपका अपव्यय कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अवरोधन आपका कह रहा था एक से अधिक बार एक ही कक्षा में पढ़ना। ठीक है, अगला है हमारा अवरोधन का तात्पर्य क्या है? तो एक बच्चे को एक निम्न कक्षा में एक से अधिक बार रोका जाना, यही आपका कहलाता है क्या? यही आपका कहलाता है अवरोधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा अपव्यय व अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवरोध करते हैं? अवरोध मीन्स ये रुकावट डालते हैं किस प्रकार की शिक्षा में? तो ये रुकावट डालते हैं आपकी माध्यमिक में और प्राथमिक में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अपव्यय व अवरोधन से संबंधित कौन सी समिति थी? आपने देखा होगा कि अपव्यय व अवरोधन से रिलेटेड भी हमारी एक समिति आई थी जिससे हम हर्टाग समिति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 1929 में आई हर्टाग समिति, तो इसी से रिलेटेड थी हमारी ये। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन है अब हमारा, एक नया टॉपिक शुरू होता है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। आखिर में ये व्यवसायीकरण क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस बने थे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख पाएंगे। चलिए, माध्यमिक शिक्षा है क्या आखिर में? तो माध्यमिक शिक्षा आपकी क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा आपकी +2 स्तर की शिक्षा, कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा, या 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्राप्त होने वाली शिक्षा। तो जो माध्यमिक शिक्षा है वो आपकी ये सभी है। ठीक है, अगला है भारतवर्ष के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का काल क्या है, कि कौन सा काल होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा के लिए? तो माध्यमिक शिक्षा आपकी 6 से 8 तक चलती है, तो उसका काल आपका होना चाहिए 14 से 18 वर्ष। ठीक है, 6 से लेकर आपकी 10 तक चलती है ना,
तो इसलिए 14 से 18 वर्ष। अगला है हमारा, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए, या फिर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, या फिर माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए। जब बात की जाए या इस तरीके की कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों आवश्यक है, तो ये सभी काम हमारे आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है। अगला है हमारा, व्यवसायिक शिक्षा के क्या उद्देश्य है? आखिर में व्यवसायिक शिक्षा होती क्या है? तो आर्थिक रूप से ससंगत तकनीक कौशल सीखना, कमाते हुए सीखना, या फिर आपका है स्वयं रोजगार के अवसरों के सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना, या फिर मानवीय श्रम की गरिमा को समझना। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला हमारा, माध्यमिक शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित आयोग है। आखिर में माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड कौन सा आयोग है? तो माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड आपका एक ही आयोग बना है, जिसे हम मुदालियर आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, जो 52-53 में हमारा बनकर तैयार हुआ। अगला हमारा, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है इसके व्यवसायीकरण का? तो इसका महत्व आप देख सकते हैं कि कुशल जनशक्ति का निर्माण करने के लिए बिल्कुल सही है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ये भी सही है, तकनीकी कुशलता व क्षमता के विकास के लिए ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए माध्यमिक स्तर ही क्यों सर्वोपरि है? तो वो इसलिए है क्योंकि बालक अधिक परिपक्व होते हैं जैसे ही वो माध्यमिक स्तर में पहुंचते हैं, और बालक में चेतना का विकास होने लगता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है कि माध्यमिक स्तर को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका जो माध्यमिक स्तर है उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो उसको बांटा गया आपका 2 भागों में। ठीक है। चलिए अगला हमारा, राष्ट्र का विकास किस बात पर निर्भर करता है? शिक्षा के व्यवसायीकरण पर, पढ़े लिखे लोगों पर, देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने पर, या कामकाजी लोगों पर। तो अगर बात की जाए कि राष्ट्र का जो आपका विकास है ये किस पर डिपेंड रहता है, तो देश का जो विकास है, राष्ट्र का जो विकास है, वो पढ़े लिखे लोगों पर ही तो निर्भर रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण द्वारा किस प्रकार के समाज की रचना की जा सकती है? अब बात की जा रही है शिक्षा के व्यवसायीकरण की। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण द्वारा हम जो एक समाज की रचना करेंगे, वो हमारा जो समाज होगा, वो हमारा समाज होगा एक एकीकृत तथा समतापूर्ण समाज होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला हमारा, व्यवसायीकरण के माध्यम से हम शिक्षा को जोड़ सकते हैं। तो जब बात की जाए हमारी व्यवसायीकरण की, तो व्यवसायीकरण से हम शिक्षा को हम किससे जोड़ सकते हैं? तो हम जोड़ सकते हैं उत्पादन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन से। ठीक है। अगला हमारा, शिक्षा के साथ उत्पादन जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा और संस्कृति के मूल अंग के रूप में विज्ञान की, बिल्कुल सही बात है। सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव की, ये भी सही है। उद्योग, कृषि, व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये भी आपका सही है। और अगला है आपका, उच्च स्तर पर कृषि विज्ञान शिक्षा में अनुसंधान, तो ये भी सही है। तो हमारे आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए हमारा अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए आयोग ने जो कल्पना की थी उसके अनुसार क्या होना चाहिए? तो उसके अनुसार आपका क्या होना चाहिए? तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि 8 में 10 तथा 20% छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो, बिल्कुल सही बात है। अगला है कक्षा 11th में 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, ये भी बिल्कुल से सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी। ठीक है। अगला हमारा, शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का दायित्व किसे सौंपा था? तो शिक्षा ने किसे सौंपा अपना इसका दायित्व? तो वो शिक्षा ने जो सौंपा था, वो सौंपा था उन्होंने संघ सरकार को। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ सरकार को। अगला हमारा, हम कार्यानुभव को विद्यालय, घर, कार्यशाला, खेल, फैक्ट्री और आपका फैक्ट्री या अन्य किसी उत्पादक कार्य सहयोग के लिए रूप में परिभाषित नहीं करते हैं, मीन्स परिभाषित करते हैं, ये किसने कहा है? तो इस बात को कहा है आपका शिक्षा आयोग ने। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा आयोग ने। ठीक है। शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा पॉइंट है, आयोग ने शिक्षा संबंधित स्तर पर कार्यानुभव लागू करने की बात कही है। तो जो आयोग था उसने शिक्षा निम्नलिखित पर कार्यानुभव, जो कार्यों का अनुभव है वो किस शिक्षा पर बात की है लागू करने की? तो वो थी आपकी सभी शिक्षा पर, प्राथमिक, माध्यमिक और
उच्च स्तर की, ये सभी प्रकार की जो शिक्षाएं थी इन सभी पर लागू करने की बात कही है। अगला नंबर कार्य अनुभव का आधार है। कार्य अनुभव का आधार आखिर में आपका क्या हो सकता है? तो कार्य अनुभव आपको कब आएगा? जब आप क्या करेंगे, जब आप अपना विद्यार्जन करेंगे और साथ में आपका धनार्जन होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला हमारा व्यवसायीकरण के उपयोग से होने वाली उपलब्धियां क्या हैं? आखिर में क्या क्या उपलब्धि हासिल होगी हमें जब हमारे साथ ऐसा हो जाएगा? तो रोजगार एवं शिक्षा का सीधा संबंध हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब व्यवसाय करेगा तो आत्मनिर्भर होगा। देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बिल्कुल सुधरेगी। जनशक्ति योग्य एवं कुशल होगी, बिल्कुल सही होगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो व्यवसायीकरण के उपयोग से होने वाले उपलब्धियां कौन कौन सी है? तो ये सभी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ई। आचार्य राममूर्ति ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवसायीकरण के बारे में निम्न सुझाव दिए हैं, जैसे कि छात्रों को व्यावसायिक विषयों में से अपनी रुचि का विषय चुनने को छूट होना, बिल्कुल से, क्योंकि हम जब 9th 10th में जाते हैं तब हमें क्या मिलती है? तब हमें मिलती है एक छूट कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगला हमारा अनौपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, कि आपको विद्यालय में शिक्षा न देकर व्यावसायिक शिक्षा अनौपचारिक रूप से दी जाए। ठीक है, अगला हमारा प्राविधिक तथा प्रबंधन शिक्षा के लिए भी विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाएं, बिल्कुल चलाए जाएं, क्योंकि अगर आप व्यवसाय करेंगे तो आप प्रबंध कैसे करेंगे, मैनेज उसको किस तरीके से कर पाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला हमारा राष्ट्रीय समिति ने मांग के आधार पर किस प्रकार के विषयों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है? पहला हमारा सेक्रेटरियल प्रशिक्षण, कैटरिंग, तकनीकी, बागवानी या फिर कृषि। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्या कहता है? व्यापार व वाणिज्य के सिद्धांत एवं अभ्यास फल संरक्षण के लिए, या पौष्टिक आहार एवं भोजन बनाना, मेंटेनेंस एवं मैकेनिक का कोर्स, या फिर चिकित्सालय और प्रयोगशाला तकनीकी, या फिर ड्रेस बनाना, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी जो कार्य हैं ये राष्ट्रीय समिति ने मांग के आधार पर जो विषय थे उन्हें प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी, वो हमारे यही सारे विषय थे। अगला हमारा आ गया माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने एक योजना कब लागू कर दी थी? तो केंद्र सरकार ने जो योजना लागू की थी वो आप सभी को पता होगा, योजना लागू की थी सन 1998 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने अपने काफ़ी क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस भी कर लिया है, और सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है, क्योंकि जो लास्ट के चैप्टर हैं इन्हीं से क्वेश्चंस आपके अच्छे बनते हैं, जो आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, लेकिन कर तभी सकते हैं जब आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। तो अगर आपने अभी तक इजी नोट्स नहीं पढ़ पाए हैं तो आप वीडियो को देखिएगा, आप 2x स्पीड पर देखिएगा, मोबाइल को चला कर रख दीजिए, सिर्फ सुनते रहिएगा, तो आपको वहीं से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। साथ में आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में आपको हमारी जो PDF है उन सब की कॉस्ट घटा दी गई है पहले 20 विद्यार्थियों के लिए, तो यदि आप उनमें से 20 हैं तब आपको बिल्कुल से सस्ते कीमत में मिल जाएगी। यदि आपको PDF चाहिए तब आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है हमारा 88 599 37 417। ठीक है फ्रेंड्स, 37 417, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।